इटावा में निजी नर्सिंग होम में प्रसव के बाद 30 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला ने 7 माह 15 दिन के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल का पंजीकरण नवीनीकृत नहीं होने का भी आरोप है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। मैडम 18 तारीख को आया तो मैडम ने बोला कि आना तो बंद करवा कल आए पूरा था हम लोगों ने जमा कर दिया। फिर बोली कि ऑपरेशन होगा, आली बच्चों मतलब दिक्कत हो जाएगी, ऑपरेशन करवा। ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत आ गई, पेट में सूजन एकदम रात में आती ज़्यादा। तो मैंने तो बोला कि सूजन आ गई है, तो मैं बोली कि कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं। थोड़ी देर बाद उसको घबराहट छोड़ी, तो मैंने बोला घबराहट हो रही है, बोली ब्लड चढ़ रहा है, इसकी वजह से घबराहट हो रही है। फिर बोली कि चलो 40,000 रुपये जमा करो, उसके बाद इंजेक्शन लगे। तो मैंने बोला कि अभी तो है नहीं फिलहाल में, लेकिन क्या जमा करो तभी लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। लेकिन व्यवस्था करके मामा यहाँ मेरे जसपुर में रहते हैं, गाँव लड़के बोली क्या है, फिर जमा करके इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन लगने के बाद एकदम उसको घबराहट एकदम ऐड गई, मुँह से फुटुका डाल दिया। और जब मुँह से फुटुका डालने के बाद उसको फिर अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद क्या किया क्या नहीं किया, इसके बाद बोले कि सफाई ले जाओ तो कर करेंगे। जब सफाई जब बाहर आए तो बोले कि वो लगा दिया ऑक्सीजन और वो डाल के नली डाल दी, खत्म यही हो गया। लेकिन कौन सा हॉस्पिटल में आएंगी आप? शीतला किसने ऑपरेशन किया, आपको जानकारी है? डॉक्टर कौन था? डॉक्टर जानकारी मैम और डॉक्टर कब भर्ती किया गया? कल 24 को। 24 तारीख। तो बच्चे क्यों हुए? लड़की एक लड़का। इटावा में कूलर में उतरे करंट की चपेट में आने से 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई। हादसा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजा के बाग में हुआ, जहां कूलर में करंट उतरने से शिवकली अचानक जमीन पर गिर गई। परिजनों ने आनंद फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। सोनभद्र में बदहाल सड़क से परेशान ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली मारकुंडी के खैरटिया में ग्रामीणों ने सड़क के गड्ढों और जलभराव के बीच धान रोककर अपना विरोध दर्ज किया। ग्रामीणों का कहना है कि ओम चौराहा से रेणुका नदी तक करीब 2 किलोमीटर सड़क पिछले 5 साल से बदहाल है, जिससे करीब 10,000 की आबादी प्रभावित है। बारिश के दौरान सड़क पर पानी और कीचड़ भरने से राहगीरों और स्कूली बच्चों को परेशानी होती है, जबकि बाइक सवार आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण, जल निकासी और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। साथ ही जल्द समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। हाथरस के सादाबाद में चीनी के भंडारण को लेकर प्रशासन ने जांच अभियान चलाया। नायब तहसीलदार प्रतीक्षा कटारा के नेतृत्व में टीम ने दुकानों और गोदामों पर पहुंचकर चीनी के स्टॉक और भंडारण की स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने व्यापारियों से जरूरी जानकारी भी ली। अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए की गई इस कार्रवाई से दुकानदारों और गोदाम संचालकों में हड़कंप मचा रहा। कन्नौज जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवा पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि रात होते ही इमरजेंसी में डॉक्टर मरीजों को देखने के बजाय आराम करते नजर आए। मरीज को लेकर पहुंचे तीमारदार काफी देर तक डॉक्टर के आने का इंतजार करते रहे। परेशान तीमारदार ने डॉक्टर का सोते हुए वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कन्नौज जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनप्रतिनिधि रोमी साहनी, योगेश वर्मा और विनोद शंकर अवस्थी ने विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में पढ़ुआ पुलिस ने चोरी की 7 वारदातों का एक साथ खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। बरामद सामान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बर्तन और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है।
लखीमपुर खीरी के तराई क्षेत्र में बाढ़ से परेशान पुरैना, सेमरापुरवा समेत कई गांवों के ग्रामीण राशन किट की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है और कई परिवारों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने राहत सामग्री में देरी का आरोप लगाते हुए जल्द राशन किट उपलब्ध कराने की मांग की। एसडीएम ने बुधवार को राशन किट वितरित कराने का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर बुधवार को राहत सामग्री नहीं मिली तो वे तहसील परिसर में एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। सोनभद्र में आगामी रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन के रिश्ते की आत्मीय तस्वीर सामने आई। कलेक्ट्रेट सभागार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने जिलाधिकारी चर्चित गौड़ सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को राखी बांधी। महिलाओं ने अधिकारियों से सुरक्षा, सम्मान और हर परिस्थिति में सहयोग का भरोसा दिया। तो डीएम ने भी बहनों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा साथ खड़ा रहेगा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के स्वावलंबन के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और बीमा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। और हम लोग अभी राखी का कार्य शुरू किए हैं, जिसमें हमारे मतलब सीएलएफ में कम से कम 20 महिलाएं राखी का कार्य कर रही हैं। अभी तक सर वो 5000 से ऊपर राखी बना चुकी हैं और मार्केटों में सेल भी लगा चुकी हैं, जिसमें कि वो हर साल 50-60 हज़ार से ऊपर उन लोग की आमदनी राखी को बेचकर हो जाती है। तो हम लोग आज कलेक्ट्रेट आए हुए हैं, जिसमें कि डीएम सर को राखी बांधकर और अपने स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियों को उनका सुरक्षा करने का उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे रखे हैं। आज डीएम सबसे आप लोग वादा लेना चाह रहे हैं? हाँ सर, आज डीएम सर से वादा लेना चाह रहे हैं कि आजीविका मिशन को कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, उन लोग को वो आगे बढ़ाएं और उन लोग का हमेशा वो साथ दें। हम लोग का उद्देश्य है कि सारी महिलाओं को रोजगार मिले और अपना सीजन पे अपना कार्य करती रहें और आगे बढ़ती रहें आजीविका से, और उनको रोजी रोटी में उनको सहायता मिले। आज आप लोग जिलाधिकारी महोदय को भी राखी बांधेंगे? जी, हम जिलाधिकारी महोदय हमारे परिवार के एक मुखिया हैं और इसके नाते हम लोग उनको राखी बांधना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि हम महिलाएं उनके साथ हैं और वो भी हमारी सुरक्षा करें और हमारे साथ रहें। जनपद सोनभद्र में जो हमारे समूह की महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन लोगों के द्वारा जो इस बार राखी का त्यौहार है उसमें अपने स्तर से राखियों का जो बनाया जा रहा है और वो लगभग 20 से 30 हज़ार राखियाँ बना रही हैं और लगभग 150 के लगभग समूह जो हैं इसमें इन्वॉल्व। उनके द्वारा इसके अलावा जो मीठा जो दिया जाता है, बिस्किट या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उसी को जनपद सोनभद्र में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो भी वो राखी का त्यौहार मना रहे हैं उसमें जो हमारी समूह की बहनें हैं उनके द्वारा जो राखी बनाई जा रही है और जो उनके द्वारा बाकी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उससे वो अपनी राखी बनाएं, ताकि उनके सेलिब्रेशन के साथ साथ जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको भी उसका लाभ मिल सके और जो आमदनी है वो हमारी समूह की महिलाओं की बढ़ाई जा सके। पिछले कुछ दिनों में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी समूह की महिलाओं के लिए उनके रोजगार से संबंधित और बाकी सारी व्यवस्थाओं से संबंधित आगे जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसको जनपद सोनभद्र में हम लोगों के द्वारा अच्छे ढंग से लागू देखा जा रहा है कि समूह की महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है सरकार की तरफ से। हाँ, ये इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पहल की गई है उसमें जो हमारे समूह की बहनें उनको जो भी पहले जो इसकी कैशलेस जो ट्रीटमेंट की उसकी सुविधा नहीं थी तो वो भी सुविधा जो है उनको मुहैया कराई गई है। इसके साथ ही जो बाकी हमारी यहाँ के महिलाएं जो प्रोड्यूस अपना बनाती हैं उन प्रोड्यूस को एक अम्ब्रेला की तरह एक नाम देते हुए उसको लॉन्च करने की भी कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है, ताकि हमारे समूह की महिलाओं के और उनके प्रोड्यूस जो हैं उसको एक नई पहचान। बहराइच में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत एआईसीसी सेक्रेटरी ऋतिक मकवाना बहराइच पहुंचे, जहां कांग्रेस भवन में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। ऋतिक मकवाना ने कहा कि गठबंधन की स्थिति में सीट बंटवारे पर मिलकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने किसान लोन माफी, विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही।
इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। पिछली 11 तारीख को भी हम लोग मिले थे, उसके बाद 20 तारीख से लगातार मैं बहराइच में हूँ। हम लोग पूरे के पूरे 14 ब्लॉक पे गए हैं। यहाँ पर वार्ड में लोगों से मिल रहे हैं, कांग्रेस के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मतदाताओं से भी अपनी राय ले रहे हैं। इस संगठन में नए सृजन के लिए, संगठन में नए सिस्टम और नए जुड़ाव के लिए हम कैसे बेस्ट और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग जो भी संगठन के साथ काम करना चाहता है उसके पास से आवेदन ले रहे हैं और उसी के बारे में लोगों से राय शुमारी भी पूछ रहे हैं। संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, चुनाव नज़दीक आ गए हैं। संगठन और सृजन जो कार्यक्रम हमारा है संगठन सृजन का, वो पूरे देश में एक साथ चल रहा है। तो चुनाव अपनी जगह पे है, चुनाव अपने टाइम पे आएगा, चुनाव पूरी ताकत से संगठन लड़ेगा। केवल कुछ जिम्मेदारियों का आवंटन जो है वो इस टाइम पे होने वाला है। बाकी जो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है वो पूरे देश में पूरी ताकत से चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस बार भी तैयार है। चुनाव पे इसका कोई बूथ जब कमज़ोर होंगे तो कैसे जो है आप चुनाव जीतेंगे? इसीलिए तो संगठन सृजन का काम चल रहा है। जहाँ जहाँ पर भी बूथ पर संगठन को लगता है कि कमज़ोर है, वहाँ के लिए नए कार्यकर्ता का आवंटन हो रहा है। बहराइच में विभिन्न मामलों में पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर भीम आर्मी ने नाराजगी व्यक्त की है। संगठन का आरोप है कि दीवानपुरवा में जमीन के रास्ते के विवाद, पखरपुर और कैसरगंज में मारपीट व अभद्रता समेत कई मामलों में अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सुदेश पासवान ने चेतावनी दी कि अगर जल्द न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन तालाबंदी का आंदोलन करेगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया गया। मुख्य मांग एक अभी बताया कि दीवानपुरवा में जमीनी रास्ते के प्रकरण को लेकर के विवाद है, जिसमें एसडीएम साहब आश्वासन देके गए कि मैं खुलवा रहा हूँ। दूसरा पखरपुर में मारपीट का मामला है, जिसमें अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है, आश्वासन मिला कि जांच हो रही है। फिर कैसरगंज थाने का मामला है, जिसमें भीम आर्मी चीफ को गाली दी जा रही है, वहाँ भी आश्वासन है कि जल्दी अभी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हुजूरपुर थाने की समस्या है, एक ऋतु नाम की महिला है जो एक शिवसागर गौतम को जासूचक गालियों से कर रही है, उसमें भी जांच चल रही, जल्दी मुकदमा दर्ज होगा, ऐसा आश्वासन मिला है। एक ताराचंद, मीना देवी ताराचंद का मुकदमा जिनका मेडिकल पुलिस के द्वारा कराया गया, लेकिन एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई, उस हुजूरपुर का ही प्रकरण है। फिर विशेषरगंज में मारपीट का मुकदमा, उसमें भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और पयागपुर में एक बालक गायब हो गया है, उसमें भी अभी मुकदमा मिला नहीं है, उसकी भी जांच। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारी मांगें हैं उसको पूरा किया जाए। अभी तो हम लोगों ने सुबह, हमारा निर्णय था कि हम डीएम कार्यालय में 12 बजे ताला लगाने का काम करेंगे कुछ करके, लेकिन तब उससे पहले ही एसडीएम महसी और नगर मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के माध्यम से आकर के आश्वासन मिला कि हम रास्ता खुलवा रहे हैं या ये काम चार्जशीट लगवा रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी तक बैठे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो धरना अनवरत चालू रहेगा। रायबरेली में त्योहारों से पहले मिलावटी मिठाई बनाने और बेचने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने सरेनी के भोजपुर में छापेमारी कर झुल्लन स्वीट हाउस से 1.5 कुंटल चमचम और चौहान स्वीट हाउस से 75 किलो खोया व 25 किलो छेना नष्ट कराया। वहीं बचरावा के अघौरा में भी 2 मिठाई निर्माण इकाइयों से करीब 1 कुंटल छेना और काला जामुन नष्ट कराया गया। कार्रवाई के बाद मिलावटी मिठाई बनाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ। बरेली कलेक्ट्रेट गेट के बाहर एक दंपति ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत दोनों को काबू में लेकर उनकी जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक चंद्रपुर निवासी नरेश पाल और उनकी पत्नी गुड्डी देवी ने ये कदम उठाया।
दोनों को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज करीब 12 बजे के करीब 12 से 12:30 के बीच में एक नरेश पाल पुत्र तोलेराम निवासी चंद्रपुर बिजपुरी थाना बिथरी चैनपुर तहसील सदर वो यहाँ पर आए हुए थे। अपनी वाइफ दिग्विजय देवी पत्नी नरेश पाल जो थी उनके साथ आए थे और उन्होंने एक प्लॉट को मामले को लेकर जिसके एग्रीमेंट की बात थी, एक अनरजिस्टर्ड अपंजीकृत एग्रीमेंट था 27/6/2017 का, उसको लेकर वो यहाँ पर आए। उन्होंने गेट पर एक पोस्टर लगाया और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो बनी थी। उस पर उन्होंने कुछ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल भी किया, उस पर लिखा। उसके ऊपर लिखने के बाद उन्होंने एक प्रयास किया, लेकिन मौके पे क्योंकि पर्याप्त बल मौजूद था, हमारे महिला और पुलिस आरक्षी थे, उन्होंने इसको ले लिया अपने पास और बैठाया और इसके बाद पुलिस के और भी लोग आ गए और उन्होंने पूरे प्रकरण की जब हमारे एडीएम सिटी साहब सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने पूरी जानकारी की तो मालूम किया कि 2017 का एक अपंजीकृत कोई एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में ये नरेश पाल और उसकी पत्नी, उसका किसी का नाम नहीं है। ये उस अपंजीकृत एग्रीमेंट में एक गवाह की हैसियत से है और जो एक एग्रीमेंट हुआ था श्रीमती शकुंतला पत्नी श्री प्यारेलाल और श्रीमती शकुंतला को ये अपना जो है एक मुँह बोली बहन बता रहा है जो गांव की रहने वाली है और इसी संबंध में शकुंतला देवी द्वारा जो 2019 में थाना इज्जत नगर में एक वादवी मुकदमा भी दर्ज कराया है जिसमें कि चार्जशीट जो है दाखिल हो चुकी है तथा जो मामला है सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। और इसके संबंध में जो दूसरा पक्ष था शकुंतला देवी के अलावा जो एग्रीमेंट में दूसरा पक्ष उसको भी थाने तुरंत बुला लिया गया, टीकाराम मौर्य नाम का, और उसका कहना है कि साहब हमने तो इसका जो एग्रीमेंट के तहत जो पैसा था हम इनके पूरे पैसे को भी वापस कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो है अपंजीकृत वसीयत जो आदमी यहाँ पे आए थे उनका कहीं उसमें नाम ना होना, मात्र गवाह की हैसियत से वो है। और यहाँ पर इस प्रकार का मुकदमा ऑलरेडी जब थाना इज्जत नगर में चलता हुआ उसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और उसके साथ साथ मामला सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि पूरे जो प्रकरण चल रहा है इसमें दबाव डालने की हैसियत से जो चाहिए कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की नीयत रही हो, चाहे थाने के ऊपर जो चार्जशीट लगी उसमें दबाव डालने की नीयत रही हो, इसको नियम एक में कह सकते हैं कि प्रेशर की टैक्टिक्स के तहत ये हुआ है। और इसमें जिला प्रशासन भी बहुत खड़ा रुख अपना रहा है कि बहुत ही गलत ये कोशिश की जा रही है कि गलत तरीके से जब आपका मुकदमा एक माननीय न्यायालय में चल रहा है तो आपको संवैधानिक उपचार पाने के लिए वहाँ पे चारागोई करना चाहिए। जब आपका मुकदमा थाना इज्जत नगर में दर्ज है पहले से ही और उसमें जब चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है उसके पश्चात यहाँ पर आकर इस प्रकार की हरकत कर, जबकि ये तब भी है कि जब पूरा जनपद के सारे हमारे अधिकारी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लगातार जनता दर्शन में बैठकर जन समस्याओं को सुनते हैं, उनको आना चाहिए था। इसके पहले भी मुझे मालूम चला कि 2-3 दिन पहले भी आए थे और इनको जो है वहाँ पे लोगों को समझाया गया था पूरी बातें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके खिलाफ जो हम लोग कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ, जिससे कि आगे कोई इस प्रकार की नाजायज मांग को पूरा करने के लिए नाजायज दबाव न डाल सके। बरेली में प्रदेश सरकार की रोजगार और कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की पहल के तहत 34 नवचयनित प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल और जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया। अधिकारियों ने नवचयनित कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए किसान हित में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की। इतने टाइम पढ़ाई करने के बाद आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट से, और एज ए स्टूडेंट एंड एज अ वर्कर मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी इस स्टेट के लिए और किसानों के लिए। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत ट्रांसपेरेंसी हुई है हम सब स्टूडेंट्स के लिए और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भी। हम सब अच्छे से काम करना चाहेंगे, हम सारे 34 जितने भी लोग हैं ज़िले के सब अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। अब मैं अपने किसानों के लिए, उनके विकास के लिए कोशिश करती रहूँगी कि वो अपनी खेती में अच्छे से अच्छा
करें और उनकी उपज बढ़ाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी। और ये नियुक्ति पत्र किसके द्वारा मिला है, उनके लिए धन्यवाद दीजिए। ये मेरे माता पिता के द्वारा मिला है, मेरे परिवार के। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं कहना चाहूँगी, उनके शासन में मुझे जल्दी ही जॉब मिल गई, मतलब बहुत कम एज में मुझे जॉब मिल गई। इतनी अच्छी बात है। मैंने 2024 में BSc किया था और 2024 के तुरंत बाद 2026 में मैं अब कृषि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की चाहिए। पूरा धान की फसल सर ख़त्म हो गई सब। तब उसके बाद मैंने BSc करने के बाद मैंने MBA किया सर कानपुर विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैंने प्राइवेट नौकरी की, किसान मैंने पंजाब में नौकरी की जाके। वहाँ पे जाना क्योंकि प्रोग्रेसिव राज्य वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे किसानों से जाना कि कैसे खेती करते हैं। अब मैं जो वहाँ से सीखा हूँ पंजाब की धरती से, वो यहाँ पे मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। किसानों को चाहे वो पेस्ट से, डिजीज से, बीड से जो भी प्रॉब्लम होगी, मैं उनको वहीं पे जाके उस समस्या को सॉल्व करूँगा। क्योंकि एक कहावत कही जाती है एग्रीकल्चर में, एवरीथिंग इज कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। बरेली के पुराने शहर में 11 रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस से मोहम्मदी बड़ी धूमधाम और अकीदत के साथ निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अंजुमनों ने शिरकत की और पूरा इलाका नाते पाक की सदाओं से गूंज उठा। हजरत शाह सकलेन फाउंडेशन की ओर से अंजुमनों का स्वागत किया गया और सदस्यों की दस्तारबंदी कर उन्हें तोहफे भी पेश किए गए। आयोजकों ने जुलूस को मोहम्मद भाईचारे और अमन का पैगाम बताया। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह नजर आया। रायबरेली में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराकर फंस गई। हादसा बछरावा थाना क्षेत्र के हरदोई चौराहे के पास हुआ, जहां दिल्ली से इन्होना जा रही बस खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है। हादसे के बाद यात्रियों ने बस से सुरक्षित बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। वहीं सूत्रों के मुताबिक बस चालक के नशे में होने की बात भी सामने आई है। हाथरस के चर्चित यूट्यूबर छवि वार्ष्णेय और उनकी मां की मध्य प्रदेश में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। सोमवार देर रात छवि अपने परिवार के साथ कार से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए निकली थी। मंगलवार सुबह उज्जैन गरोठ 4 लेन पर उनकी कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में छवि और उनकी मां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पिता, समधी और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। छवि सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय थी और उनके YouTube चैनल पर 7 लाख से अधिक सब्सक्राइबर बताए जा रहे हैं। रायबरेली में पोल्ट्री फार्म पर पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मियापुर मजरेसराय तुलाराम गांव में हुआ। पोल्ट्री फार्म संचालक युवक को CSC लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने की कोशिश शुरू कर दी और मामले की जांच में जुटी। कन्नौज में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाले PRD जवान राम सिंह यादव का बयान सामने आया। PRD जवान ने TI रविशंकर त्रिपाठी और एक सहयोगी पर गाली गलौज, अभद्रता और धक्का मुक्की करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर जवान ने जिला युवा कल्याण अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत की है। वहीं राम सिंह यादव ने खुद के शराब के नशे में होने के आरोपों को भी खारिज किया है। इससे पहले सुबह सड़क पर हंगामा करते PRD जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हाँ, 2 पुलिस कर्मियों द्वारा लाया गया था, जो कि उन लोगों को ये शिकायत था कि ये दारू पिए हैं, तो इनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए। तो PRD इनका नाम था राम सिंह, लगभग आयु 50 साल, कन्नौज के ही रहने वाले खालेपुर ग्राम के। तो मेरे द्वारा जो परीक्षण किया गया तो उनका BP थोड़ा सा बढ़ा हुआ था और शराब की महक आ रही थी और बोलने में और चलने में तो सब सही था, मगर उसकी पुष्टि ना हो पाने की वजह से मैंने ब्लड सैंपल भेजा है यहाँ से उसकी। तभी जब पुष्टि हो जाएगी कि हाँ उसमें पाया जाएगा, तभी हम कंफर्म कर पाएंगे। हम सिखाना मोड़ पर, कन्नौज कोतवाली के पास हम सिखाना मोड़ पर ड्यूटी थे यातायात में। हमको फ़ोन करके बुलाया गया था यातायात प्रभारी ने, वहाँ तिरवा क्रॉसिंग पे।
फिर उन्होंने अजीत ने हमको गाली गलौज किया। मैंने कहा सर गाली क्यों देते हो हमको। फिर इन्हें माँ बहन की मान लो काफ़ी गाली दी और काफ़ी गाली देने के बाद इन्होंने हमें धक्का मुक्की की है और मेरे पास 380 रुपया थे, वो निकाल ली। सोने की मेरी एक जंजीर थी, वो खींच ली। गाली गलौज करके फिर ज़बरदस्ती हमको अपनी गाड़ी में डाल के हमको जिला अस्पताल लेके गए। जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में मेरी डॉक्टरी हुई। उसमें इन्होंने मार ना कहा कि दारू वारू पिए, जबकि हमको इतना पीड़ित करते हैं। हमारी ड्यूटी पर हम कहीं पर मेरे हर जगह पे हमारा CCTV देख लिया जाए कि हम ड्यूटी पे मतलब 9 से 5 बजे तक हम बराबर ड्यूटी पर अपनी एक जगह पर रहते हैं। और इन्होंने हमको बुला के माँ बहन को गाली दी और कि तुम्हारी बस अड्डे पर ड्यूटी है। लिखित में ड्यूटी मेरी वहाँ रजिस्टर में सिखाना मोड़ की है। रायबरेली में बारिश के बीच डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिला अस्पताल की जांच में डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। सरेनी की राजन और बदोकर के राहुल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले सलोन के भूपेंद्र और डीह के मोहम्मद अरब डेंगू संक्रमित मिले थे। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। टीम में संक्रमित मरीजों के घरों से 15 लोगों के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे।